हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्टरी एजुकेशन। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम फिजिक्स, सीएसआर नेट, गेट, जेस्ट, टीआईएफआर, जेएनयू इन सब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इवन जो लोग ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं और फिजिक्स ऑनर्स या फिजिक्स फिजिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखे हैं, या कोई भी ऐसा बंदा जो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, ठीक है, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और जो भी चीज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड वो सारा हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है और कैसे बनता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? देखो, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो हम एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, से HCl। अब कोई भी डिसिमिलर एटम्स का डायटोमिक मॉलिक्यूल लेंगे, डिसिमिलर एटम मतलब दोनों एटम अलग अलग होना चाहिए, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क आएगा। अभी HCl ही लेते हो आप, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू H। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्डेड पेयर हैं उनको अपनी तरफ पुल करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्डेड पेयर है, इट विल पुल दोज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो बॉन्डेड पेयर यहाँ पे है इसको अपनी ओर पुल करेगा एंड इट विल डेवलप ए नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक पार्सली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ डाइपोल, ये एक डाइपोल है। ठीक है, ये एक नेचुरली अकरिंग डाइपोल है जिसमें एक पे डेल्टा प्लस चार्ज है और दूसरे पोल पे डेल्टा माइनस चार्ज है। ये एक डाइपोल की तरह है। ये एक, you have negative charge and you have positive charge. This is negative minus Q and this is plus Q. So this is what? This is a system of two equal and opposite charges, separated by small distance. Two equal and opposite charge separated by small distance. ये डिस्टेंस को हम लोग यूजुअली 2L लेते हैं। टेक द डिस्टेंस एज 2L। ठीक है, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है, कन्फिग्रेशन है चार्ज का, इसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। सिस्टम टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। तो HCl एक एग्जांपल है डाइपोल का। HCl एक एग्जांपल है डाइपोल का। अब एक चीज समझिए कि हम लोग इसको फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग इट इन फिजिक्स। डाइपोल्स का क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स के अंदर, डाइपोल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो, जो मतलब इमीडिएटली जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि डाइपोल्स प्ले की रोल इन अंडरस्टैंडिंग ए क्वांटम सिस्टम। देखो, क्वांटम सिस्टम क्या है? क्वांटम सिस्टम इज ए स्टडी ऑफ, ये एक तरह से आप कह सकते हैं ये फ्रेमवर्क है टू स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम सिस्टम के पहले क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसको हम लोग यूज करते हैं क्वांटम सिस्टम पढ़ने के लिए। लाइक क्वांटम, द एग्जांपल ऑफ क्वांटम सिस्टम इज एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये सब क्वांटम सिस्टम का डोमेन है, जो सिस्टम्स हैं जिनको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो फॉर्मुलेट किया गया है टू स्टडी ए क्वांटम सिस्टम। And the nice example of quantum system where we make use of quantum mechanics is atomic physics, molecular physics, solid state phase में quantum mechanics का use करते हैं हम लोग, nuclear physics, they are all the areas where we make use of quantum mechanics. अब अगर कोई quantum system को पढ़ना है, मान लो आपको atomic system पढ़ना है या molecular system पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे? वहाँ तो देखो, कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए या कोई भी चीज़ समझने के लिए
आपको उसके फिनोमेना को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब एटॉमिक फिजिक्स समझना है या मॉलिक्यूल्स के बारे में समझना है या एटम्स के बारे में समझना है, तो आपको उन फिनोमेना को आपको उस सिस्टम से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्वांटम सिस्टम से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन के पोजीशन वेलोसिटी को हम लोग इसको देख के पता लगा लेते हैं, हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ये क्लासिकल सिस्टम है, ये पेन एक क्लासिकल सिस्टम है। तो क्लासिकल सिस्टम में ऑब्जर्वेशन करना ईजी है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो आँख, कान, नाक, ये जो इंद्रियां हैं जिसको ज्ञानेंद्रियां बोला जाता है, तो ये जो 5 सेंसरी आर्गन्स हैं, जो 5 सेंसरी आर्गन है, क्या क्या आर्गन है? टच, ठीक है, नाक, कान, आँख, मुंह, ये 5 जो चीज़ है ये बड़ा प्रभावी होता है। हम लोग इसको होल्ड किए हुए हैं, वी आर टचिंग इट, तो इसका हार्डनेस फील कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर ये कोलाइड कहीं कर रहा है तो उसको आवाज़ को सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो सेंसरी आर्गन है दे आर वेरी फंक्शनल इन क्लासिकल सिस्टम। लेकिन ये सारे सेंसरी ऑर्गन आपका फेलियर हो जाएगा क्वांटम सिस्टम में। एटॉमिक सिस्टम ना तो आप देख सकते हैं, बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो आप देख पाएंगे, लेकिन उसमें भी आप उसको डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है, क्योंकि देखने के लिए आप रेडिएशंस का यूज करेंगे। रेडिएशन यूज करते ही वो पूरा सिस्टम का फिजिकल स्टेट चेंज कर जाएगा। तो वहाँ पे आपका जो सेंसरी ऑर्गन है लाइक आईज, माउथ, स्किन, टच, ये सब सेंसरी ऑर्गन जो है वो फेलियर हो जाता है। तो ऐसे केस में कैसे आप क्वांटम सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे? आपके सामने एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता। तो क्या ऑप्शन है? अगर आपके सामने कोई आदमी है जिसके बारे में आप पता लगाना चाहते हैं और कंडीशन ये है कि आप उससे बात नहीं कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो क्या ऑप्शन है? आप उस आदमी से डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि वो आदमी जिन जिन से इंटरैक्ट करता है उसके इंटरैक्शन को स्टडी कर सकते हैं। एंड बाय स्टडिंग द इंटरैक्शन विच दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज विद द अदर पर्सन, आप उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल यही काम हम लोग क्वांटम सिस्टम में भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम सिस्टम ह्यूमन बीइंग से तो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, हम लोग से इंटरैक्ट नहीं, हमारा सेंसरी ऑर्गन तो काम नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम सिस्टम जिससे इंटरैक्ट करता है उस इंटरैक्शन को स्टडी करते हैं। अब आप कहेंगे क्वांटम से किससे इंटरैक्ट करता है? तो आप देखो क्वांटम सिस्टम में क्या है, मैटर, बेसिकली समथिंग इनसाइड मैटर। तो मैटर हमेशा ही रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करता है। क्वांटम से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, कोई भी मैटर है, वो मैटर हमेशा ही रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। अब रेडिएशन मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है? रेडिएशन मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है? रेडिएशन में क्या है? रेडिएशन इज व्हाट? रेडिएशन इज अ काइंड ऑफ ईएम वेव, ठीक है, एंड ईएम वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी कोई रेडिएशन मैटर में पास करेगा तो क्या करेगा? अब मैटर के अंदर क्या है? मैटर के अंदर यू हैव दीज मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट ऑफ एंड कंसिस्टिंग ऑफ डिसिमिलर एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स आर ए काइंड ऑफ डाइपोल। रेडिएशन के लिए मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नहीं है, वो डाइपोल है, ठीक है, वो डाइपोल है। एटम्स क्या है? एटम्स एक तरह से मैग्नेटिक डाइपोल है। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, करंट कैरिंग लूप। एटम इज ए काइंड ऑफ करंट कैरिंग लूप। इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहा है तो करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। सो एटम्स बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वो जब रेडिएशन पास करेगा मैटर के अंदर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ रेडिएशन है इट इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द रेडिएशन इज गोइंग टू इंटरैक्ट द मैग्नेटिक डाइपोल। और इस तरह से रेडिएशन जो है मैटर से इंटरैक्ट करता है। तो अगर आपको रेडिएशन का इंटरेक्शन मैटर के साथ स्टडी करना, जो कि हम लोग करते हैं, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको यूज करके हम लोग एटॉमिक सिस्टम और मॉलिक्यूलर सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसको जब स्टडी करेंगे वहाँ पे ये चीज़ बड़ा की रहेगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ द रेडिएशंस आर इंटरेक्टिंग विद इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, हाउ द रेडिएशंस आर इंटरेक्टिंग विद मैग्नेटिक डाइपोल्स, तो वहाँ पे ये नॉलेज आपको काफ़ी काम आएगा टू अंडरस्टैंड हाउ रेडिएशन इंटरैक्ट विद द मैटर, और इससे आपको क्वांटम मैकेनिज्म में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, where electric dipoles becomes very important. It helps you understand the interaction of radiation with matter. Interaction of radiation with matter. तो ये एक
प्लेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये डाइपोल है तो अब देखो हम लोग वी आर वेयरिंग द स्पेक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो हम लोग डाइपोल को एक तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह देख रहे हैं, एससीएल को एससीएल नहीं देख रहे हैं हम लोग। इस मॉलिक्यूल को क्वांटम मैकेनिक्स वाला बंदा जो है उसको मॉलिक्यूल बोलेगा, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लोग अभी हैं ना, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इस मॉलिक्यूल का हैं डाइपोल है, ठीक है। तो यू आर सीइंग इट एज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज कन्फिगरेशन. So wherever you come across charge configuration, the very first thing you do is you find electrostatic field and you find potential. तो इसका भी हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए पहले तो. लेट्स फाइंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस डाइपोल. इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालते हैं, राइट. तो हम लोग द वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज लेट्स फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एक आपका माइनस क्यू है और यहां पे आपका प्लस क्यू है, ठीक. बहुत बड़ा बड़ा ले लिया, छोटा लेते हैं थोड़ा. एक आपका माइनस क्यू है और यहां आपका चार्ज है प्लस क्यू, ठीक. और बीच का सेपरेशन है, लेट्स से द सेपरेशन इज 2L, ठीक है. और सपोज करो पोटेंशियल हमें निकालना है, यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट से पॉइंट P. और इस पॉइंट P को हम लोग दो कोऑर्डिनेट से डिनोट करेंगे. पहले तो हम लोग इसको जो है इसको हम लोग ले लेंगे इनिशियल लाइन. Again, I'll request you to, or I'll advise you to go through the plane polar coordinates. आप सेंट्रल फोर्स वाला या मैकेनिक्स वाला वीडियो लेक्चर्स देखिए, उसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स होगा, उसको आप पढ़ लीजिए. लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि वो पढ़ लो, काफ़ी यूज करने वाले हैं हम लोग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का. और मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल को हम लोग, जो सेंटर पॉइंट है क्यू और माइनस क्यू के बीच में, उसको हम लोग ऑरिजिन ले लेंगे. ये इनिशियल लाइन हो जाएगा, ये ऑरिजिन हो जाएगा. तो ऑरिजिन से जो दूरी होता है पॉइंट का, उसको हम लोग बोलते हैं आर कोऑर्डिनेट. ये जो आर जितना एंगल इनिशियल लाइन से बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग थीटा कोऑर्डिनेट. तो हम लोग पॉइंट पी को दो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर एंड थीटा. आर एंड थीटा ऑरिजिन हम लोगों ने दो क्यू और माइनस क्यू के बीच का पॉइंट है उसको ऑरिजिन ले लिया है, ठीक है. अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है. दो चार्ज है, माइनस क्यू और प्लस क्यू. तो मान लो क्यू से दूरी इसका जो है सपोज करो आर प्लस है, और माइनस क्यू से दूरी इसका सपोज करो आर माइनस है, सपोज करो, ठीक है. तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सुपरपोजिशन लगा दोगे, क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालोगे और माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालोगे, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा, क्यू आर माइनस आर प्लस 4πε0, ठीक है. अब एक चीज समझो, जब हम डाइपोल डिफाइन किए थे तो हमने बोला इट इज सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है. तो 2L is very small. 2L is very small compared to what? 2L is very small. देखो स्मॉल और बिग का बिग कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है. स्मॉल कोई चीज़ किसी के कंपैरिजन में होता है, इन इटसेल्फ कोई चीज़ स्मॉल नहीं होता है. जैसे हम कहें कि 1 मिलीमीटर बहुत छोटा है, तो 1 मिलीमीटर बहुत छोटा है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग मीटर सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या मीटर आधा मीटर इस डिस्टेंस में डील करते हैं, तो हमारे लिए 1 मिलीमीटर छोटा है. बट एटॉमिक सिस्टम के लिए वही 1 मिलीमीटर इनफाइनाइट है. तो हमेशा ही कोई चीज़ हम लोग स्मॉल बोलते हैं तो हम लोग हमेशा ही किसी के कंपैरिजन में स्मॉल बोलते हैं. सो 2L इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू आर. जो स्केल है, जो इस सिस्टम का जो स्केल ऑफ डिस्टेंस है, उस स्केल के कंपैरिजन में ये 2L छोटा है. तो स्केल किससे डिफाइन होगा, स्केल इस सब का पोजीशन से डिफाइन होगा, ठीक है. ये जो आर मान लो
मीटर के रेंज में है तो ये आपका से 0.1 मिलीमीटर या इस टाइप का होगा। तो मतलब जो सिस्टम में डिस्टेंस का स्केल है उसके कंपैरिजन में ये जो 12 है उसका स्केल काफ़ी कम है, ये कहने का मतलब है। तो 12 इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर। तो अब इसमें अप्रॉक्सीमेशन हम लगा सकते हैं। मान लो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और ये मान लो हम Q ले लें, तो हम कह सकते हैं, और ये मान लो A है और ये B है, तो हम कह सकते हैं कि BP इज बेसिकली इक्वल टू QP। BP इज इक्वल टू QP। अब ये जो डिस्टेंस है AO ये काफ़ी स्मॉल है कंपेयर टू दिस R, तो ये एंगल भी काफ़ी छोटा होगा, है ना। ये एंगल थीटा डैश है वो बहुत छोटा होगा। थीटा डैश क्या है बेसिकली, इट इज़ बेसिकली L/R विच इज़ नियरली 0। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये एंगल आपका थीटा ही हो जाएगा, ये एंगल थीटा ही हो जाएगा। तो AQ क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 2L cos थीटा, ठीक है, 2L cos थीटा। इसका मतलब ये है कि R माइनस R प्लस विल बी इक्वल टू 2L cos थीटा। इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू और ये क्या होगा, R प्लस इज स्लाइटली लेस देन R एंड R माइनस इज स्लाइटली मोर देन R, ठीक है। R प्लस इज स्लाइटली लेस देन R, R प्लस जो है R से थोड़ा सा छोटा है और R माइनस जो है R से थोड़ा सा बड़ा है। तो R प्लस R माइनस क्या हो जाएगा, जैसे R स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो अप्रोक्सीमेटली R प्लस इंटू R माइनस इज सिंपली R स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो यानी द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल इज बेसिकली इक्वल टू Q इंटू 2L cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, R स्क्वायर। तो आप देखिए जो पोटेंशियल है इस डाइपोल का, इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर, दिस टर्म। इनफैक्ट पोटेंशियल में ही नहीं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वहां भी ये टर्म आपको मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर आप टॉर्क निकालोगे वहां भी ये टर्म मिलेगा आपको। तो पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो हर जगह आपको Q इंटू 2L मिलता रहेगा। तो कोई चीज बार बार जब मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका नाम पूछते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं, हर दिन मेट्रो में कोई बंदा आपको मिलता है, ठीक, क्या करेंगे, आप उससे उसका नाम पूछेंगे, you'll ask his name, क्या नाम है भाई, रोज मिलते हो, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो निर्जीव चीज है ना, निर्जीव चीज तो कुछ बोलता नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक बार मेट्रो में आप हर दिन किसी से मिलते हो और नाम नहीं पूछ सकते, तो क्या करते हैं, जिससे नाम नहीं पूछते उसका नाम रख देते हैं। आप नाम नहीं पूछ पाते हैं तो नाम उसका रख देते हैं, ठीक है, मतलब कोई उसका फीचर देख नाम हम लोग रख देते हैं। तो इसका भी हम लोग नाम रख देंगे, बोलेगा नहीं अपने से, तो इसका नाम हम लोग रख देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। क्यों बोलते हैं मोमेंट, मोमेंट मतलब होता है डिस्टेंस। जैसे मोमेंट ऑफ मोमेंटम R क्रॉस E, मोमेंट ऑफ फोर्स R क्रॉस डिस्टेंस। क्योंकि ये 2L है ना, तो इसलिए ये मोमेंट ऑफ चार्ज है, ये मोमेंट ऑफ चार्ज है, इसलिए इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। हर जगह दिख रहा है ना, हर जगह दिख रहा है। या तो हमेशा तुम Q इंटू 2L लिखते रहो या ऐसा कोई नाम दे दो, क्योंकि हर जगह दिख रहा है तो उसको एक क्लब करके एक नाम दे दीजिए, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग P से। इसको एक डायरेक्शन भी देते हैं हम लोग, वो डायरेक्शन क्या, सो हम लोगों ने किया, देखिए भगवान ने नहीं इसको नाम दिया डाइपोल मोमेंट, हम लोगों ने दिया है। भगवान तो सिर्फ चार्ज जानता है, डाइपोल मोमेंट कोई
बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी तो Q है और L है, ठीक है, ये हम लोगों ने नाम दिया। ऐसे ही आर को सिर्फ कोई बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है टॉर्क, फोर्स बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, वो डिवाइन क्वांटिटी है फोर्स। टॉर्क तो हम लोगों ने नाम दिया है इन ड्यू कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे Q इंटू 2L जो है डाइपोल मोमेंट, ये कोई डिवाइन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वी हैव गिवन द नेम, जस्ट लाइक वी गिव नेम टू आवरसेल्फ, वी गिव नेम टू आवर चिल्ड्रन, ठीक है। भगवान पैदा कर इसमें नाम लिख के नहीं भेजता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग, वी गिव नेम्स, वी आर गिविंग नेम। डाइपोल मोमेंट, और इसका डायरेक्शन भी हम लोग डिफाइन करते हैं। द डायरेक्शन इज फ्रॉम -Q टू +Q, ये हम लोगों का डिफाइन किया हुआ है, इट्स नॉट डिवाइन डेफिनेशन। तो डायरेक्शन भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है, और इसको एज ए वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं हम लोग, ठीक है। वी टेक इट एज, इसको मिटाते हैं, तो समझ में आ रहा है। सब नाम जो है ना हम लोगों ने दिया है, वी डिफाइन इट एज P वेक्टर Q इंटू 2L। द डायरेक्शन इज from -Q to +Q, just a convention, so this is going to be P cos theta upon 4 pi epsilon r square, so not r square। तो r वेक्टर ये हो गया, p वेक्टर ये हो गया। अब p और r के बीच में एंगल कितना है, थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन p एंड r, तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, T इंटू r इंटू कॉस थीटा अपॉन 4 pi epsilon naught r cube, so I can write it as P dot r upon 4 pi epsilon naught r cube। ये भी फॉर्मुलेशन इस टाइप से दे सकते हो। सो फाइनली लेट मी राइट इट fresh, the potential due to dipole is given by, either I can write it as V equals to P cos theta upon 4 pi epsilon naught r square, or I can put the same thing in this format, P dot r like this, ठीक है। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। एक बार पोटेंशियल निकल गया, हम लोग फील्ड भी निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड फील्ड आल्सो। फील्ड इज सिंपली E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल V, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विथ माइनस साइन, पोटेंशियल फील्ड भी निकाल लो। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये निकाला जाए। लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। सो वी ऑलरेडी फाउंड द पोटेंशियल, उन्होंने ऑलरेडी पोटेंशियल फाइंड कर लिया है। यू हैव माइनस साइन, you have plus q, this is minus q, this is plus q, and this is origin O, this is theta, this is r vector, this is p vector, और यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकाला है, ठीक है। So potential at point P is given by P cos theta upon this। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। और प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में दिस इज नथिंग बट dv by dr er cap प्लस 1 by r dv by d थीटा e थीटा। याद भी रखो इसको, ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में याद रखिए, ठीक है। ओके, सो माइनस डी बाई डी आर करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर क्यू ई आर कैप प्लस टी साइन थीटा अपॉन, ठीक है, ये हो गया हमारा द कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड इन रेडियल डायरेक्शन, और ये हो गया हमारा द कॉम्पोनेंट ऑफ फील्ड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ई आर और ई थीटा का डायरेक्शन आपको हम बताते हैं। ई आर इज यूनिट वेक्टर in the direction of increasing r. ER is unit vector in the direction of increasing r, and E theta is the unit vector in the direction of increasing theta. इसको अगर यहां देखेंगे, इस perpendicular to ER. E theta is unit vector in direction of increasing theta, and ER is unit vector in direction increasing r. So ER and E theta, they are perpendicular to each other. ठीक है, they are perpendicular to each other. तो ER जो है रेडियल कॉम्पोनेंट हो जाएगा, ठीक है, ये ER हो जाएगा, और E थीटा ये हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट, सो ई विल बी सिंपली, ई आर ई थीटा निकल गया हमारा, ई आर हो गया आपका 2p cos थीटा, और ई थीटा क्या हो गया, p sin थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, will be resultant निकालोगे तो ये आ जाएगा P अपॉन 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक तरह से ये क्या बनेगा तुम्हारा, P अपॉन 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये एंगल मान लो फाई हुआ, एक तरह से हम कह सकते हैं दिस इज योर ई, सॉरी, ये आपका ई हो गया, इसके दो कॉम्पोनेंट बन रहे हैं, ये ई हो गया तुम्हारा, इसको पैरेलल अगर शिफ्ट करें तो ई थीटा हो गया, और ये आपका ई आर हो गया। तो द एंगल विच इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स विद द रेडियल डायरेक्शन, दैट इज फाई, तो tan ऑफ दैट फाई विल बी व्हाट, ई थीटा अपॉन ई आर। पूछ सकता है आपको, एंगल विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिक्स विद द रेडियल डायरेक्शन, दैट इज एंगल फाई, तो टेंजेंट ऑफ दैट फाई विल बी व्हाट, ये ट्रायंगल देखो ई थीटा अपॉन ई आर। अब ई थीटा ये है, ई आर ये है, ई थीटा अपॉन ई आर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू tan theta upon 2. So phi is nothing but tan inverse tan theta upon 2. तो ये एक्सप्रेशन कई बार पूछता है, इसको याद भी रखना है, ठीक है, इसको आपको याद भी रखना है, और नहीं याद रखो तो ये याद रखो, फिर ये निकाल लेना डेरिवेटिव लेके, ठीक है, ऐसा कोई याद करना कंपल्शन नहीं है, ठीक है, ओके। एक और एक्सप्रेशन था यार पी का, ये हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कंपोनेंट फॉर्म में हो गया ना, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मतलब वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, तो कंपोनेंट में ब्रेक करके निकाल दिया ना, ई आर ईटा के फॉर्म में,
एक दूसरा फॉर्मेट भी हो सकता है जो यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है, उसको भी निकाल के बताते हैं आपको, वो भी थोड़ा फेमस है, मतलब पूछ सकता है। द ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट्स फाइंड द ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या था, P डॉट आर अपॉन दिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली E माइनस ऑफ डेल वी, और डेल क्या है, देखो डेल इज दिस, ग्रेडियंट होता है इसके लिए, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, और वी कैन सिंपली से समेशन ऑफ आई डी बाई डी एक्स, इसको लगा लो, ये लिख सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, 1/4πε0 समेशन आई कैप, और यहां पे दो स्केलर है, एक स्केलर है P डॉट आर और दूसरा स्केलर है 1/r³, दूसरा स्केलर है 1/r³, ठीक है। r क्या होता है, r इज नथिंग बट दिस, ठीक है, r इज दिस। इनफैक्ट यहां भी जो था ना, यहां भी हम लोग एक और एक्सप्रेशन लिख सकते थे, 1 माइनस आर साइन थीटा dv बाई डी फाइव ई फाइव, तो फाइव का चूंकि फंक्शन नहीं है तो ये वाला जीरो ही हो जाता है आपका, ठीक है। अब देखो फाइंड आउट करो, थोड़ा इसको लेंदी है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये वेक्टर कैलकुलस में आप पढ़ेंगे ये सब ना, वेक्टर कैलकुलस, पी तो कांस्टेंट है, आर कैप क्या, आर इज दिस, आर क्या है, आर इज एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक, ये सब जानिए। अगर हम डी आर बाई डी एक्स का बात करते हैं, सो दिस इज नथिंग बट एक्स अपॉन, so this can be written as x upon r, right, dr by dy will be y upon r and dr by dz is z upon r। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो आई कैप हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आर वेक्टर इज आई कैप, डी बाई डी वाई ऑफ आर वेक्टर इज जे कैप, है ना। के कैप लाइक दिस। एक और चीज आप समझिए, कोई भी ए वेक्टर दिया हुआ है तो आई कैन राइट इट एज ए डॉट आई कैप, मतलब ए को हम क्या लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे ना, ए एक्स आई कैप, एक जनरल वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ए एक्स को क्या लिख सकते हो, अगर हम डॉट प्रोडक्ट ए डॉट आई ले तो क्या हो जाएगा, ए एक्स, आई डॉट जे कैप तो जीरो होता है, आई डॉट के कैप भी जीरो होता है, तो आई डॉट आई इज 1 एक्स। सिमिलरली ए डॉट जे कैप इज ए वाई, इसका यूज करेंगे इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं, तो ठीक है, ताकि यूज करते समय आप परेशानी में न पड़ जाए कैसे आ रहा है। तो हम चाहें तो ए वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट आई कैप A dot j cap and A dot k cap, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और we can simply write A vector as summation of
लाइक दिस। ठीक है। ये सब इतना इसलिए लिखना पड़ रहा है कि वेक्टर कैलकुलस मुझे पता नहीं कि आप कितना पढ़े हैं। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस अगर पढ़े होंगे तो ये सब आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, अब इसका लो, एक बार इसका डेरिवेटिव लो, फिर इसका डेरिवेटिव लो। अगर हम लोग P डॉट आर का डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा, P डॉट डी आर बाई डी एक्स। और अगर 1/r³ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/r4 डी आर बाई डी एक्स एंड P डॉट आर। ऐसे लिखा जाएगा। और जैसे 1/, आई कैप, ये क्या हो जाएगा, आई कैप। और ये टी आर बाई डी एस इज एक्स बाई आर। नहीं, ओके, लेट्स मूव अहेड। आई कैप को अंदर ले ले हम लोग, तो अब आर तो देखो ये पहला टर्म है समेशन का। दूसरा टर्म कैसे आएगा, एक्स को वाई, वाई को जेड, जेड को एक्स में कन्वर्ट कर देगा। आई कैप को जे कैप, जे कैप को के कैप, के कैप को आई कैप में कन्वर्ट कर देगा। तो एक्स को वाई, वाई को जेड, जेड को एक्स में करेंगे तो आर तो आर ही रहेगा आपका। एक्स को वाई कर दो, वाई को जेड कर दो, जेड को एक्स कर दो, तो आर इज नॉट गोइंग टू चेंज, आर इज गोइंग टू रिमेन सेम इन द नेक्स्ट टर्म ऑल्सो। तो 1/r³ टर्म नेक्स्ट टर्म में 1/r³ ही रहेगा, उसके अगले टर्म में 1/r³ ही रहेगा। क्या बदलेगा, ये बदलेगा, आई को जे हो जाएगा। ठीक है, जे से के हो जाएगा। तो हम समेशन से इसको बाहर ले सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट P डॉट आई, आई कैप। ठीक है, सिमिलरली P तो कांस्टेंट है, आर वेक्टर भी सेम रहेगा। आर वेक्टर में एक्स को वाई, वाई को जेड, जेड को एक्स कर दें, आई कैप को जे कैप, जे कैप को के कैप, के कैप को आई कैप कर दें, तो आर वेक्टर इज गोइंग टू रिमेन आर वेक्टर ओनली। आप देख के करो, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अब एक्स को वाई कर दो, वाई को जेड कर दो, जेड को एक्स कर दो, आई कैप को जे कैप कर दो, और जे कैप को के कैप कर दो, और इसको आई कैप कर दो, तो क्या बनेगा, आर वेक्टर ही रह जाएगा ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो सिमिलरली P डॉट आर भी आपका जो है ना 3P डॉट आर अपॉन आर फाइव, ये भी समेशन के बाहर आ जाएगा। अब बच क्या जाएगा, अब ये क्या है, देखो ये नेक्स्ट टाइम क्या होगा, P डॉट जे जे कैप, P डॉट के कैप। तो ये समेशन क्या है, एक तरह से this is nothing but this whole thing is P. This whole thing is P vector. And what is this? This is your R vector. ठीक है? So that means your electric field is 1/4 pi epsilon naught 3 P dot R, R cap minus this. ठीक है, एक बढ़िया एक्सप्रेशन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको अलग से लिख देते हैं। तो हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया, पहले तो हम लिख दो, ऐसे लिख देता हूं मैं, P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था हम लोग का, यह आया था 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, सॉरी आई नहीं, आर कैप, और एक था P साइन थीटा
और एक और एक्सप्रेशन हम लोग जो ला रहे थे वो था आपका वी आर थीटा वॉज, और वी इज सिंपली पी डॉट आर, या यहां से हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे दैट इज ठीक है। अब दोनों एक्सप्रेशन देखो देखने में अलग अलग दिख रहा है, बट यहां से और यहां से ये आ सकता है, मतलब ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन आ सकता है बहुत, इसलिए यहां से इस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेशन अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेशन है, तो एक दूसरे में इंटरचेंजेबल तो होगा ही, तो क्वाइट ऑब्वियस है, एक दूसरे में तो इंटरचेंजेबल हो ही जाएगा ना। कैसे होगा देखो, ये आपका पी एक्सप्रेशन कैसे होगा वो बता रहे हैं आपको। ये आपका आर हो गया ना, ये ई आर कैप, ये ई थीटा कैप। तो पी को अगर ब्रेक करें हम लोग ई आर कैप और ई थीटा कैप में, कैसे आएगा बताओ। दिस इज ई आर कैप, ई थीटा कैप, तो this is p vector. I can write p vector as what? P cos theta e r cap and p sin theta, ये डायरेक्शन क्या होगा, ई थीटा के ऑपोजिट हो जाएगा ना, ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, तो यहां पे ऐसे लिख दो, यहीं से आ जाएगा तुम्हारा ये एक्सप्रेशन। पी डॉट आर क्या हो गया, पी आर कॉस थीटा, आर वेक्टर क्या हो गया, आर ई आर। अच्छा, पी को लिख दो ऐसे, पी कॉस थीटा ई आर कैप ऑन आर क्यू। अब क्लब कर लो सारा टर्म, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ये आर आर कट गया, आर क्यू हो गया, ये क्या आ जाएगा 1/4πε0। ये 3p cos थीटा आएगा, p cos थीटा माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू ई आर। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा p sin थीटा अपॉन आर क्यू ई थीटा। तो कहने का इंटरचेंजेबल है, मतलब मिक्स हो गया थोड़ा, तो यहां से ये टर्म आ जाएगा, तो कोई अलग सा टर्म हम लोग लेके नहीं आए हैं, सेम टर्म, कोई अलग सा टर्म नहीं है, सेम टर्म ही है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग फॉर्मेट है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, फ्रॉम वन वी कैन गेट द अदर, फ्रॉम वन वी कैन गेट द अदर, ठीक। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया, ठीक। अब नेक्स्ट चीज जो इसमें आएगा दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। अगर डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो व्हाट विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। इफ आई प्लेस द डाइपोल इन एक्सटर्नल, और हम लोग यूनिफॉर्म का भी केस लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म का भी किया जा सकता है बट उतना कहीं पूछता नहीं है। So if I place a dipole in external electric field, what will be the torque acting on the dipole? What is the force acting on the dipole? Force या torque कितना act करेगा वो एक टॉपिक रहेगा, ठीक है। The next thing we are going to do is dipole in external electric field.
डाइपोल इन external electric field. If I place a dipole in external electric field, what is going to happen? Let's see. मान लो ये let's say these are the external electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं हम लोग. वी आर टेकिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस. ये हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं. बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट इक्विडिस्टेंट पैरेलल. ठीक है. अब अगर मान लो इसमें हम एक डाइपोल रख दें. इफ आई प्लेस अ डाइपोल ओवर हियर, दिस इज Q एंड दिस इज माइनस Q. तो फोर्स क्या लगेगा? यहां पे फोर्स लगेगा आपका QE, और यहां माइनस है तो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में. तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज व्हाट? जीरो. तो QE टुवर्ड्स राइट है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एक और QE नेगेटिव चाय पे लग रहा है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल क्या होगा? दैट विल बी जीरो, राइट. बट टॉर्क जीरो नहीं होगा. ये फोर्स बेसिकली कपल फॉर्म करेगा, जो फॉर्म है कपल. इसका टॉर्क बनेगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है बट इट विल डेवलप ए टॉर्क, बिकॉज ये क्यू इधर है, ये मतलब एक पॉइंट पर नहीं है ना. यहाँ पे क्यू लग रहा है, यहाँ पे माइनस क्यू लग रहा है. इसकी वजह से टॉर्क जरूर जनरेट होगा. अगर हम लोग टॉर्क का बात करें, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल, वो क्या होगा? अगर मान लो हम लोग एक इसके अबाउट लें, ये O मान लें, तो इस O के अबाउट माइनस क्यू वाला तो कोई टॉर्क जनरेट करेगा नहीं, क्योंकि O से पास करेगा. लेकिन इसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा. यहां से ये R वेक्टर हो जाएगा और ये F हो जाएगा आपका. तो अगर टॉर्क का बात करेंगे तो टॉर्क विल बी व्हाट? R क्रॉस F. ठीक है. एंड R वेक्टर इज नथिंग बट 2L वेक्टर. F इज व्हाट? F इज QE, राइट. तो अब Q तो स्केलर है, ये तो E के साथ रख लो, 2L के साथ रख लो, इट इज हैप्पी विद एवरीवन. ठीक है. तो आई कैन राइट 2L वेक्टर इंटू Q. स्केलर क्या है? कहीं टमाटर की तरह कहीं ये फेंट दो, हर सब्जी में फेंट सकते हो. ठीक है. यहाँ रख लो, यहाँ रख लो. तो 2LQ क्या हो गया? इट इज P. सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज P क्रॉस E. फेमस एक्सप्रेशन है, ध्यान रखिए. P क्रॉस E. इट इज P क्रॉस E. ठीक है. अगर मैग्नीट्यूड का बात करोगे, P का डायरेक्शन ये है, E का डायरेक्शन ये है, इनके टेल्स को ज्वाइन कर दो तो ये एंगल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा. ठीक है. PE साइन थीटा. PE साइन थीटा इनवर्ड. P क्रॉस E, E के डायरेक्शन फिंगर्स आ गए, E के डायरेक्शन कल किया, हम इज इनवर्ड. PE sin theta. So this is how electric field exert a torque.
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल पे टॉर्क एक्सर्ट कर रहा है. इट इज एक्सर्टिंग टॉर्क ऑन द डाइपोल एंड टॉर्क इज गिवन बाय P क्रॉस ए. टॉर्क इज गिवन बाय P क्रॉस E. P क्रॉस E. ठीक है. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो इनिशियली डाइपोल परपेंडिकुलर है फील्ड के. सपोज करो, सपोज इनिशियली डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. सपोज इनिशियली डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड and so what will happen, this electric field is going to exert a torque. This electric field is going to exert a torque and that torque is what? P cross E. अगर मैग्नीट्यूड का बात करें it will be P sin theta. ठीक है. इनिशियली मान लो if this angle is 90 degree, if initially the angle is 90 degree, initially angle between P and E is 90 degree. So, and suppose at time t, dipole rotates under the action of electric field and angle between becomes theta. ठीक है. तो in that case work done by electric field on the dipole, work done by electric field on the dipole in rotating it from 90 degree to theta. Right, that will be given by what? That will be given by tau d theta, and theta goes from 90 degree to theta. Tau is P sin theta d theta. क्या हो जाएगा? This is, ठीक है. तो this is the work done by electric field on a dipole. और इसको हम कह सकते हैं this is the energy of interaction between electric field and dipole. Work done by electric field on a dipole means what? This is the energy of interaction between electric field and dipole. Right? तो हम ऐसे कह सकते हैं the energy of interaction between dipole and the electric field, U is going to be minus P cos theta, or you can write it as P dot U. तो ये एक्सप्रेशन भी याद रखो. Energy of interaction between electric field and dipole is minus P dot U. This is the energy of interaction between dipole and external electric field. मतलब this is the amount of work which electric field does on the dipole to align it at an angle theta with the electric field. To align it by an angle of theta with the electric field. ठीक है. ओके,
तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, पोटेंशियल देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, ठीक है, वी हैव फाउंड द टॉर्क exerted by electric field on dipole. We have also seen the energy of interaction. We have also seen the energy of interaction. एक चीज और है जो एक बार डिस्कस कर लें, that is how the two dipoles interact. If you have two dipoles, how they are interacting, how they are interacting. So the next topic is interaction between two dipoles. दो डाइपोल कैसे इंटरेक्ट करेगा बताओ? You have one dipole like this. This is your P1 vector, and suppose you have another dipole like this. That is your P2 vector. ठीक है, अब क्या होगा, ये डाइपोल P1 जो होगा डाइपोल P2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा. डाइपोल P1 is going to produce electric field near dipole P2, and P2 is going to interact with the electric field produced by P1, and vice versa. P2 is going to produce electric field near P1, and P1 is going to interact with the electric field produced by P2. So dipole P1 and P2, they are going to interact the field produced by each other. अपने फील्ड से कोई इंटरेक्ट नहीं करता, कोई भी आदमी अपने आपको इम्प्रेस नहीं करता, अपने ऊपर फील्ड एग्जर्ट नहीं करता, आप अपने ऊपर फील्ड नहीं एग्जर्ट करते कभी ना, कि हम ही खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हम है ना. दूसरों को इम्प्रेस करते हैं और दूसरे से इम्प्रेस होते हैं हम. तो P1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा P2 के पास, P2 से इंटरेक्ट करेगा. P2 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा P1 के पास, अब P1 उससे इंटरेक्ट करेगा. सो P1 इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय P2, एंड P2 इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय P1. ठीक है, समझ रहा है? तो अगर मान लो हम अगर बात करें P2 का इंटरेक्शन P1 के फील्ड से, अच्छा इंटरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा, तो जितना इंटरेक्शन P1 P2 से वही इंटरेक्शन P2 P1 के साथ करेंगे. इंटरेक्शन तो हमेशा ही दो चीज के बीच में होता है ना. तो अगर मान लो यहाँ इसके सेंटर से इसके सेंटर तक एक R वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं लोग. सो व्हाट इज द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय P1 एट P2? फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय E1. What is E1? E1 is going to be ये फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय P1 एट P2 हो जाएगा. एंड ये एक तरह से फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय P1 is a kind of external electric field for P2, and field produced by P2 is a kind of external electric field for P1. ठीक है, ये E1 जो होगा एक तरह से P2 के लिए एक्सटर्नल फील्ड हो जाएगा. सो द एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन of P2 with E1 is what? That's going to be माइनस P2 डॉट E1. और अगर P2 के साथ डॉट प्रोडक्ट यहां ले लोगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ P2 डॉट E1 3 इंटू E1 डॉट R, सॉरी, and minus upon R5 नहीं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस
So you say your U, or you can say this is dipole interaction energy. This is a dipole interaction energy. ठीक है, ये जो है dipole interaction energy हो जाएगा, energy of interaction between two dipoles. इस पे क्वेश्चन IIT जैम में आया था 2005 में या 6 में, ठीक है, इससे बेस्ड, वो मैंने प्रीवियस ये पेपर में कर रखा है, ठीक है, देखना. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल. नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो आई विल स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच, and if you are liking these videos, you can subscribe to my channel Trajectory Education. Okay, thank you very much.